हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस का मैगजीन, जो कि मार्च महीने से संबंधित है 2025 का। इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक को। ठीक है, फरवरी का कल हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाके जरूर देखें। जनवरी और फरवरी 2025 के मंथ के मैगजीन को हमने डिस्कस कर लिया है। यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इन सब को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे एक साल के मैगजीन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उस पर हम आपका ध्यान दिलाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इस मैगजीन को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद रिवीजन के तौर पे क्या लाया जाएगा, आपके लिए एमसीक्यू का सेशन भी लाया जाएगा। यूपीएससी के लिए शायद ये ना आ सके क्योंकि समय थोड़ा नहीं मिल पाता है, तो ये पीसीएस के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे कि पूरे एक साल के मैगजीन से संबंधित एमसीक्यू का सेशन आपके लिए लाया जाए ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो रिवाइज करने में। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज देखते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 123 से शुरू होने वाला है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया है उनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, गीत गवई, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत के कुछ पारंपरिक नव वर्ष के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं पेज नंबर 123 पर। ठीक है, पिछले जो सेशन को हमने डिस्कस किया है इन्वायरमेंट, आर्ट और ये आपका हिस्ट्री से संबंधित, उन सेशंस को जाके जरूर देखें। और बहुत जल्द आपके लिए यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सेशन को भी शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन हमारे साथ अच्छे से हो सके। ठीक है, ये रहा हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में कुछ भारत के अन्य स्थलों को शामिल किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2025 में 6 नए स्थलों को, स्मारकों को शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये डेट भी याद रखेंगे, पीसीएस वगैरह में ऐसा फैक्ट बहुत पूछ लिया जाता है। इस 6 स्थलों को शामिल किए जाने के साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी हो गई, 62। ये ध्यान रखना है। और नवीनतम स्थल कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो पहला है मुदुमल महापाषाण मेन्हीर। ये कहां पर स्थित है, तेलंगाना में। कई बार क्या होता है, आपसे स्थल का नाम दे देगा और दूसरी तरफ पूछ लेगा ये किस राज्य में स्थित है। इसीलिए कौन कौन से स्थल शामिल किए गए हैं और वो किस राज्य में स्थित हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। मुदुमल महापाषाण मेन्हीर जो कि तेलंगाना में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अशोक के अभिलेख जो कि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, उनके अभिलेख किसी एक राज्य में तो है नहीं, पूरे भारत में फैला हुआ था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और ओडिशा में जो 64 योगिनी मंदिर है उसे भी शामिल किया गया है इस सूची में। अगला है गुप्तकालीन मंदिर। गुप्त काल के समय पे उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए थे उसे भी शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। और बुंदेलों के महल और किलों को शामिल किया गया है इस सूची में, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या स्मारक क्या है, तो ये विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन के द्वारा ये निर्देशित होता है, ये सूची संचालित होता है। इस सूची में शामिल स्थलों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर और मिश्रित धरोहर। भारत में एकमात्र मिश्रित धरोहर है और वो कौन है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसे देखने से पहले आपको बता दें कि यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है स्थल को, उसके लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं। और इतने सारे मानदंडों में ये अनिवार्य है कि कम से कम किसी एक मानदंड को पूरा करे वो स्थल जिसे प्रस्तावित
किया जाता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे मानदंड हैं, इतने सारे पैरामीटर हैं, इसमें कम से कम एक पैरामीटर को पूरा करना जरूरी है, तभी उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो पहला है कि वो रचनात्मक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। दूसरा है सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने वाला स्थल होना चाहिए। तीसरा है स्थापत्य कला, पारिस्थितिकी या भूवैज्ञानिक के दृष्टि से वो स्थल महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसे इस सूची में शामिल करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का प्रदर्शन करने वाला स्थल होना चाहिए। अगला है मानव विरासत और प्राकृतिक प्रक्रियाओं या संरक्षण के प्रयासों में योगदान देने वाला स्थल होना चाहिए। अन्य बातों में क्या ध्यान रखना है? स्थल स्मारक की सुरक्षा, प्रबंधन, प्रामाणिकता और अखंडता, ये सभी मानदंड हैं। इन मानदंडों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन मानदंडों में से बस याद रखें कि किसी एक को अगर कोई स्थल फुलफिल करता हो, इतने पैरामीटर्स में किसी एक को भी फुलफिल करता हो, तो उसे शामिल किया जाता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है वो संचालित होती है विश्व धरोहर अभिसमय यानी कि विश्व धरोहर कन्वेंशन के थ्रू। इस कन्वेंशन को यूनेस्को के द्वारा 1972 में अपनाया गया था और ये प्रभावी कब से होता है? 1975 में। पर याद रखेंगे कि भारत ने इसकी पुष्टि कब की है? 1977 में इसकी पुष्टि भारत के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा इस कन्वेंशन को अपनाया गया है 1972 में। 1975 से ये प्रभावी होता है और भारत 1977 यानी कि 1977 से इसकी पुष्टि करता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य किससे हैं? कैसे कैसे विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत जो प्रमुख विकास होता है, प्रमुख डेवलपमेंट होता है ऐसे स्थलों को संरक्षित करने से संबंधित, उसमें एक है बुडापेस्ट घोषणा पत्र जो कि 2002 में अपनाया गया था, विश्व धरोहर को संरक्षित करने से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2002 का बुडापेस्ट घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है विश्व धरोहर स्थल को संरक्षण देने से। ठीक है, फिर विश्व धरोहर साझेदार पहल यानी कि पैक्ट पहल की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में, और यह भी किया गया है विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, अगला है वार्सा कन्वेंशन, और ये वार्सा कन्वेंशन 2018 का है जो सांस्कृतिक विरासत से संबंधित स्थल है उसे संरक्षित करने से ये संबंधित है। तो देखिए ईयर याद रखेंगे, जैसे बुडापेस्ट घोषणा पत्र है 2002 में ये लाया गया था। फिर है आपका पैक्ट पहल जो है ये 1992 में शुरू किया गया था। और अगला है वार्सा कन्वेंशन, ये 2018 में शुरू किया गया था। विश्व धरोहर के संरक्षण से संबंधित हैं ये तीनों पहल, याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में। ये समिति ये निर्णय लेती है कि किस स्थल को शामिल किया जाना चाहिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति। इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। वर्तमान में भारत भी इसका एक सदस्य है, यहां पर बताया गया है। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अधिकांश देश जो हैं, अधिकांश सदस्य जो हैं वो अपनी इच्छा से 4 वर्ष तक ही सदस्य रहते हैं और फिर हट जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक बार इसका बैठक वर्ष में किया जाना जरूरी होता है। और भारत ने इस समिति की बैठक की मेजबानी पहली बार कब की थी? तो जुलाई 2024 में। और वो इस समिति का कौन सा बैठक था? तो 46वीं बैठक। ये याद रखना है आपको। किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इसका नाम याद रखेंगे। तो भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के किस बैठक की मेजबानी की थी? 46वीं बैठक की। कब? 2024 में। ठीक है, इसमें एक मोईदाम है जो अहोम राजवंश यानी कि असम में ये पाया गया है, मोईदाम, और ये यूनेस्को की 43वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे में सवाल आपसे बनाया जा सकता है। देखिए जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से एक सूची मिलेगा जिसमें बताया गया है कि भारत के कौन कौन से स्थल हैं जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित
किया गया है या शामिल किया गया है। यहाँ पर कुछ नाम हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि राजस्थान के पहाड़ी किले, इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से किले उसमें शामिल हैं। तो एक है जैसलमेर का किला, दूसरा है चित्तौड़गढ़ का किला, तीसरा है कुंभलगढ़ का किला, चौथा है गागरोन का किला, पांचवा है रणथंभौर का किला और छठा है आमेर का किला। तो राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं उसमें टोटल 6 पहाड़ी किले हैं और इन 6 का नाम आपको बता दिया गया है। इसे अच्छे से याद करते हुए चलना है। और यहां पर तो बहुत सारे हैं, सभी का नाम आप याद नहीं रख सकते हैं। पीवाईक्यू में देखें, जो जो पीवाईक्यू में पूछा गया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, वहीं से आपसे पूछा जाएगा, पूरा पूरा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 35, प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 और मिश्रित स्थल कितने हैं? 1। और ये मिश्रित में किसका नाम आ जाता है? मिश्रित में नाम आ जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का, जिसे कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? 2016 में। ठीक है, चलिए, यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, हम उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये तीनों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और इन तीनों को मिला करके भारत की माउंटेन रेलवे का नाम दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में शामिल भारत की माउंटेन रेलवे में कौन कौन शामिल है। तो एक हो जाएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी हिमालयन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगली प्रविष्टि को पढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में और उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं, सम्राट अशोक से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं, उसे हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले सम्राट अशोक का कार्यकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार पीसीएस एग्जाम में सीधा सीधा आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है ना। अशोक अपने काल में 30 से ज्यादा अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाता है, जिसमें 14 वृहद शिलालेख हैं, 7 स्तंभ शिलालेख हैं और कुछ लघु शिलालेख हैं। ठीक है, तो ये 14 वृहद शिलालेख जिसे हम अंत में, इस टॉपिक के अंत में डिस्कस करेंगे और आपको बताया जाएगा कि सभी शिलालेखों का सब्जेक्ट क्या था, है ना। तो वो जो शिलालेख हैं उनके सब्जेक्ट को भी आपको याद रखना है क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सम्राट अशोक के ये अभिलेख एक प्रकार से शाही आदेश थे, राजा का आदेश हुआ करता था वो, और इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित बातें कही गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाषा कौन कौन सी है सम्राट अशोक के अभिलेखों की? तो एक तो है प्राकृत भाषा जिसे सबसे मुख्य माना जाता है सम्राट अशोक के अभिलेखों में, साथ ही साथ अरामाइक और ग्रीक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। लिपि पूछे तो लिपि में ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद खरोष्ठी लिपि, ग्रीक और अरामाइक लिपि का भी नाम आता है जो कि प्रयोग किया गया है सम्राट अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम्राट अशोक के अभिलेखों का जो निर्माण है वो किन पत्थरों से किया गया है? तो पहला है बादामी रंग के कठोर बलुआ पत्थर जो कि मंगवाए गए हैं कहां से? चुनार से। और अगला है धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर और यह मंगाया गया है मथुरा से। देखिए पीसीएस में आपसे सवाल कैसे यहां से पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि आपको दे देगा सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर कहां से मंगाया गया था? तो ये मंगाया गया है मथुरा से, है ना। इसीलिए इन सभी फैक्ट को याद करते हुए चलना है क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 4 ऐसे स्थान पर सम्राट अशोक के अभिलेख पाए गए हैं जहां पर अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, और वो कौन कौन सा है? पहला है कर्नाटक में 2 अभिलेख जो कि मस्की और ब्रह्मगिरी। अगला है मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख और आंध्र प्रदेश का नेट्टूर अभिलेख जहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? देवा नाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय।
ठीक है। वहीं पर कंगनहल्ली अभिलेख जो कि कर्नाटक में पाया गया है, इसमें सम्राट अशोक का नाम मिलता है रान्यो अशोक, यानी कि राजा अशोक। तो आपसे सबसे पहला सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कंगनहल्ली अभिलेख वर्तमान में भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो वो कर्नाटक में है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक को रान्यो अशोक कहा गया है? तो वो है कंगनहल्ली अभिलेख कर्नाटक का। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए कुछ अभिलेख, वृहद अभिलेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख, ये कहां कहां पर पाया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो वृहद को हम लोग पढ़ते हैं, बाकी को आप खुद से रिवाइज कर लेंगे। ज्यादातर यूपीएससी में चांसेस है कि आपसे वृहद शिलालेख से सवाल पूछ ले, और जब आप पीसीएस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां स्तंभ लेख से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि बीपीएससी को जब आप देखेंगे उठा के, तो बीपीएससी में लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, इन सबसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। वृहद शिलालेख याद रखेंगे कौन सा अभिलेख कहां से पाया गया, तो जैसे गिरनार का अभिलेख है ये गुजरात से पाया गया है, धौली और जौगढ़ जो है ये आपका ओडिशा से पाया गया है, सोपारा महाराष्ट्र से, कालसी उत्तराखंड से, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश से, सन्नति कर्नाटक से, शिशुपालगढ़ ओडिशा से, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान से पाया गया है, कंधार अफगानिस्तान से, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे ध्यान रखेंगे। कांधार से जो अशोक का अभिलेख पाया गया है, ये सबसे पुराना ज्ञात अशोक का शिलालेख है, ठीक है। तो अगर पूछे वृहद शिलालेखों में अशोक का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो वो आपका कांधार से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए वृहद शिलालेख जो है सम्राट अशोक के, उनका सब्जेक्ट क्या क्या था वो यहां पर बताया गया है। तो पहला अभिलेख में सम्राट अशोक निर्देश देते हैं किन चीजों का, तो पशु वध को बंद करना और उत्सव के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख मिलता है। और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सम्राट अशोक ने स्वयं भी शिकार करना बंद कर दिया, ये बात कहा गया है पहला अभिलेख में, ठीक है। तो पशु बलि का प्रतिबंध लगाने का बात किया गया है पहला वृहद शिलालेख में, ये याद रखेंगे। दूसरा जो वृहद शिलालेख है, इसमें पशुओं और मानव के लिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है या विवरण मिलता है। साथ ही साथ कुछ राज्यों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र जैसे शासक राज्यों का नाम मिलता है इनके दूसरे वृहद शिलालेख में, ठीक है। चलिए तीसरा शिलालेख जो है ये अशोक के राज्याभिषेक के 12 साल बाद उत्कीर्ण करवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 12 वर्ष के बाद उत्कीर्ण करवाया गया था, तो वो हो जाएगा तीसरा वृहद शिलालेख। और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति उदारता को बढ़ावा देना, है ना, अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करना, जिला प्रमुख प्रादेशिक कहा जाता था जिन्हें, उन्हें नियुक्त करना, ग्रामीण अधिकारी जिन्हें राजुक कहा जाता था उनकी नियुक्ति करना, ये सब कहा गया है तीसरे शिलालेख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा शिलालेख जिसमें भेरी घोष के जगह पर धम्म घोष की नीति को अपनाने का बात किया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। तो पीसीएस में यह भी पूछा जा सकता है किस अभिलेख में सम्राट अशोक ने धम्म घोष की नीति को अपनाने की चर्चा की है, तो वो है चौथा वृहद शिलालेख, याद रखेंगे। पांचवें वृहद शिलालेख में सम्राट अशोक प्रत्येक मानव को अपना संतान बताता है और धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है ताकि वो जाएं और धम्म का प्रसार करें लोगों के बीच। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहां पर किया गया है, पांचवें वृहद शिलालेख में, ठीक है। चलिए अगला है छठा वृहद शिलालेख जिसमें कल्याण और प्रशासन पर बल दिया गया है। सातवां वृहद शिलालेख जिसमें सहिष्णुता और सम्मान को प्रोत्साहित किया गया है, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात की गई है सातवां वृहद शिलालेख में। आठवें वृहद शिलालेख में अशोक के बोध गया के धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो बीपीएससी में देखिए ये सवाल भी पूछा गया है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है जो उसने बोध गया के लिए किया था, तो वो है आठवां वृहद शिलालेख। नौवां वृहद शिलालेख जिसमें फिजूल खर्ची जो होता था समारोह में उसकी निंदा की गई है और धम्म से जुड़े जो आसान अनुष्ठान हो सकते थे उसकी चर्चा की गई है। बहुत कठोर अनुष्ठानों की निंदा करता है सम्राट अशोक, ये भी ध्यान रखेंगे, नौवें शिलालेख में ये बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां शिलालेख यहां पर है जिसमें भौतिकवाद पर धम्म को प्राथमिकता दी गई है। 11वां शिलालेख
धम्म को प्राथमिक नीति घोषित किया गया है। सेवकों और दासों के प्रति जो दया और नैतिक आचरण हो सकता है उसकी चर्चा की गई है 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महामात्रों को आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ कंधार शिलालेख जो है वो उसकी चर्चा की जाती है 12वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद वो कितना ज्यादा उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, उसकी चर्चा की गई है 13वें शिलालेख में। और 14वां शिलालेख जो है इसमें बताया गया है कि शिलालेखों का प्रसार पूरे साम्राज्य भर में किया गया है, ये वर्णन मिलता है आपको 14वें शिलालेख में। तो 14 वृहद शिलालेख हैं, वो कहां कहां पर पाए गए हैं और इनका सब्जेक्ट क्या है ये आप जरूर याद रखेंगे। यूपीएससी और पीसीएस में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं और अगला टॉपिक संबंधित है गुप्तकालीन मंदिर से। तो गुप्त काल का टाइम पीरियड याद रखेंगे 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड है गुप्त काल का। और गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मंदिर स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। साथ ही साथ इस काल में बहुत सारे साहित्यों की रचना की जाती है, धार्मिक ग्रंथों की रचना की जाती है, इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में जो आरंभिक मंदिर बनते हैं वो साधारण और सपाट छत वाले होते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे भव्य मंदिरों का भी निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आरंभिक गुप्तकालीन मंदिर कैसे होते थे? साधारण और सपाट छत वाले मंदिर होते थे। ठीक है, आगे देखिए गुप्तकालीन मंदिरों की क्या मुख्य विशेषताएं थी जो यहां पर बताया गया है। पहला विशेषता है बौद्ध और हिंदू परंपराओं दोनों का प्रभाव दिखाई देता है गुप्त काल के मंदिरों में। अगला है पहले मंदिर निर्माण में जहां लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, वहीं गुप्त काल में पत्थर और ईंट का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अगली विशेषता है टोटल 5 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। कैसे कैसे? एक होता था वर्गाकार सपाट छत वाले मंदिर। अगला है प्रदक्षिणा पथ वाले वर्गाकार मंदिर। अगला है अर्ध बेलनाकार छत वाले मंदिर। अगला है वक्रीय शिखर वाले वर्गाकार मंदिर। और फिर पांचवा है गोलाकार अष्टकोणीय मंदिर। ठीक है, तो कैसे 5 प्रकार के मंदिर हैं, कौन कौन है, इसे बिल्कुल आपको याद रखना है। साथ ही साथ गुप्त काल में आप देखेंगे कि कलश शीर्ष या फिर पूर्ण कलश जो आज भी आप मंदिर के शिखर पर देखते हैं, वो उसकी शुरुआत होती है गुप्त काल से। और इसने किसे रिप्लेस किया? तो जो मौर्य काल में उल्टा कमल या फिर घंटी का जो उल्टा कमल के जैसा दिखाई देता था गुप्त काल में, उसे रिप्लेस करता है हमारा ये कलश शीर्ष या फिर पूर्ण कलश, जिसकी शुरुआत होती है गुप्त काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ मंदिर है जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका लोकेशन ऐसा आपसे पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है और यूपीएससी में उनकी विशेषताओं से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल फोकस करके इसे सुनते हुए चलेंगे। तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 6ठी शताब्दी की शुरुआत में निर्मित हुआ था। तो दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर है, पूछा जा सकता है आपसे। और ये बेतवा मंदिर से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। तो दशावतार मंदिर याद रखेंगे बेतवा नदी के तट पर स्थित है और भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनसे लिया गया है इस मंदिर का नाम। ये मंदिर शिखर शैली की शुरुआत करता है और शिखर ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में मेरू पर्वत का प्रतीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो शिखर शैली का शुरुआत किस मंदिर के द्वारा होता है? दशावतार मंदिर, जो कि कहां पर स्थित है? देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यह बनाया गया था और बेतवा नदी के तट पर यह मंदिर अवस्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दशावतार मंदिर के बारे में ध्यान रखना है कि यह नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। नागर शैली क्या है? मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। उत्तर भारत में जो शैली विकसित होता है उसे हम नागर शैली कहते हैं और जो दक्षिण भारत में विकसित होता है मंदिर स्थापत्य की शैली, उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली क्या होता है? केंद्र में एक मुख्य मंदिर होगा और उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होते हैं, 4 मंदिर चारों कोनों पर और बीच में एक मुख्य मंदिर, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है,
अगला है भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है। ये आप ध्यान रखेंगे, ईंटों से बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नचना कुठार का मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर नागर और द्रविड़ इन दोनों स्थापत्य शैली का मिश्रण है, ये आप ध्यान रखेंगे। नचना कुठार मंदिर के बारे में ये बात कही जा रही है। नचना कुठार मंदिर, ये इसे पार्वती मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये समर्पित है किन्हें? भगवान शिव को। अगला है महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में स्थित है और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था, लेकिन फिर गुप्त काल में 5वीं 6ठी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया है ना। तो अगर मूल रूप से महाबोधि मंदिर का निर्माण पूछे किसने करवाया? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये पूर्णतया ईंटों से निर्मित भारत का सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी विशेषताएं और जो भी महत्वपूर्ण बात हो सकती थी वो आपके साथ यहां पर डिस्कस किया गया है। इसे अच्छे से बिल्कुल याद रखेंगे। इस सेशन को 2 से 3 बार आप देखेंगे, आपको सारा फैक्ट अच्छे से याद हो जाएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर जो हम ये मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं आपका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे। डेली रात में 8 बजे ये आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक को, और अगला टॉपिक है हमारा मुदुमल मेनहिर से संबंधित। आपसे पूछा जा सकता है मुदुमल मेनहिर कहां पर स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। और ये क्या था? तो जो महापाषाण काल का एक खगोलीय वेधशाला है ये मुदुमल मेनहिर तेलंगाना में स्थित है। किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर, याद रखेंगे, है ना। दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रात्रि में आकाश के विविध नक्षत्र जैसे कि सप्तऋषि, सिंह तारा मंडल, इन सब को पत्थर के माध्यम से दर्शाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा? मुदुमल मेनहिर, कृष्णा नदी के तट पर। स्थानीय लोग इसे क्या नाम देते हैं? नीलूरल्ला तिमप्पा। ठीक है, नीलूरल्ला तिमप्पा नाम देते हैं स्थानीय लोग इसे। कहां पर स्थित है मुदुमल मेनहिर? तेलंगाना में। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मन में ये चीज बैठ जाए, आसानी से आपको याद हो जाए। अब पढ़ते हैं महापाषाण संस्कृति के बारे में। महापाषाण संस्कृति जो है ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1ली शताब्दी ईस्वी तक ये चलता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है महापाषाण संस्कृति में किस प्रकार के मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता था, तो काले एवं लाल रंग के मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता था, ये याद रखेंगे। पिकली हिल और हल्लूर 2 महापाषाण काल के संस्कृति हैं और ये कहां पर पाए गए हैं? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में, पिकली हिल और हन्नूर हल्लूर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अन्य नाम भी हैं, उन नामों को भी आपको याद कर लेना है। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से है। एनसीईआरटी जो हमने अभी तक 8 क्लास का डिस्कस किया है वो आपको हमारे चैनल पर मिल भी जाएगा और इन सभी पर हम वहां काफी अच्छे से आपका ध्यान दिलाए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो एनसीईआरटी के सेशन को एक बार जाके जरूर देख लें ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो सके, है ना। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 1400 से अधिक महापाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1116 भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप बोलेगा तो उसमें सिर्फ भारत देश तो शामिल होता नहीं है, लेकिन अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत में कितने क्षेत्र स्थित हैं महापाषाण स्थल से संबंधित, तो वो हो जाएगा 1116। ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए यहां पर मैप में जो बताया गया है आपको, जो मैं सर्कल किया हूं, ये सारा जो है ये महापाषाण काल की संस्कृति या स्थल है और ये सारा कहां पर स्थित है? आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में स्थित है। इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, है ना। नाम याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है, नाम दे देगा, जैसे नैकुंड का नाम दे देगा, धनोरा का नाम दे देगा, जूना पानी का नाम दे देगा, ये सब क्या है? तो याद रखना है आपको, महापाषाण काल का ये एक संस्कृति है या एक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य तथ्य जो हैं उस पर आपका ध्यान दिलाते हैं। 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश और ओडिशा में स्थित है, इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने की बात की जा रही थी। तो हम पढ़ते हैं 64 योगिनी मंदिर को। 64 योगिनी मंदिर
यहाँ पर 64 प्रतिमाएं हैं योगिनियों की। योगिनी कौन होते हैं? जो योग का अभ्यास करने वाली महिलाओं को संदर्भित करता है और इनकी संख्या 64 थी, इसीलिए 64 योगिनी मंदिर का नाम दे दिया गया है इन मंदिरों को। ये मंदिर की विशेषताएं क्या है कि ये वृत्ताकार होते थे, है ना, ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे और आसमान की ओर ये खुले होते थे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ मैं इमेज में दिखा दूं, ये है 64 योगिनी मंदिर का एक फोटो। ये देखिए गोल है पूरा, ऊपर में देखिए बिल्कुल ओपन है ना। यही विशेषता यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि ये वृत्ताकार होते थे, ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे और आसमान की ओर ये खुले होते थे। अधिकांश मंदिरों की योजना वृत्ताकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी योगिनी मंदिर हैं जो कि आयताकार बने हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अधिकांश में अगर पूछे तो वो वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार योजना किस बात को इंगित करता है? तो समय चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है ये वृत्ताकार योजना। ठीक है, साधारण नक्काशी है मंदिरों पर, लेकिन जो मूर्तियां होती थी 64 योगिनी मंदिर में, उन मूर्तियों पर बहुत बारीकी से काम किया जाता था, लेकिन मंदिर पर साधारण नक्काशी होती थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका डिजाइन इसी 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। ठीक है, इन सभी तथ्यों को बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले टॉपिक को देखते हैं, जिसमें बुंदेलों के महल किले को हम पढ़ेंगे। और ये बुंदेलों का महल किला कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। 6 प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं बुंदेलों के महल किले में। पहला है गढ़कुंडार किला। गढ़कुंडार किला जो है ये बुंदेल राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलना है आपको। अगला है राजा महल ओरछा में जो स्थित है, ये बुंदेला शासक मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला है जहांगीर महल। जहांगीर महल जो कि ओरछा में ही स्थित है और इसका भी निर्माण मधुकर शाह के शासनकाल में ही करवाया गया था, लेकिन यह निर्माण पूरा किसके काल में हुआ था? वीर सिंह देव के काल में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर महल के बारे में पूछे तो वहां 2 शासकों का नाम आपको याद रखना है। पहला है मधुकर शाह और अगला है वीर सिंह देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बुंदेलों के महल किले में दतिया महल का भी नाम शामिल है, जिसका निर्माण वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था और ये दतिया महल 5 मंजिला भवन है। ठीक है, अगला झांसी का किला जिसका निर्माण वीर सिंह देव के काल में ही होता है और नेक्स्ट है धुबेला महल। इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल के काल में होता है और ये किस झील के किनारे स्थित है? तो धुबेला झील के किनारे स्थित है। तो देखिए अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, बुंदेलों के महल किले में कौन कौन से स्थल शामिल हैं? तो पहला है गढ़कुंडार किला, अगला है राजा महल, नेक्स्ट है जहांगीर महल, फिर है दतिया महल, झांसी का किला और धुबेला महल। अब इसी में से अगर आपसे थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो पूछ देगा कि जहांगीर महल का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो शुरू करवाया मधुकर शाह ने, पूरा करवाया वीर सिंह देव ने। इस तरीके से याद रखेंगे। धुबेला महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा छत्रसाल ने। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो बुंदेलों का जो महल किला है ये राजपूत शैली और मुगल शैली का एक संश्लेषण है, मिक्स है दोनों स्थापत्य कला का। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बुंदेल राजवंश के बारे में। तो ये बुंदेल जो है ये गहरवार क्षत्रिय थे। तो बुंदेल किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? गहरवार क्षत्रिय। राजा पंचम ने बुंदेल साम्राज्य की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, जब चंदेलों की सत्ता का पतन हो रहा था तो गढ़कुंडार को बुंदेलों ने अपनी राजधानी बना ली थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और अगर आप अपना नोट्स बना के रखे हुए हैं तो बुंदेलों से संबंधित फैक्ट्स को जरूर पढ़ लेंगे, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इससे संबंधित क्या फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी होकर के बहती है, वो नदी का नाम है कांगेर। लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है अगर ऐसा पूछा जाए तो वो हो जाएगा खोलाबा नदी। ठीक है, खोलाबा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की एक सहायक नदी है खोलाबा नदी, जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसके तट पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ जलप्रपात भी स्थित हैं, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात। ठीक है, यहां पर एक पूर्वी पहाड़ी मैना पाई जाती है जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। तो छत्तीसगढ़ चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है? तो पूर्वी पहाड़ी
मैना। साथ ही साथ तीरथगढ़ जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर धारा जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं। उसमें पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो एक बार फिर से इसे रीओपन करने पे काम चल रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अगर हम देखें तो इसका निर्माण पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था और धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई थी। सोमपुर महाविहार कहां पर स्थित है? आज के बांग्लादेश में। आपको पता है बांग्लादेश के साथ बहुत कुछ टेंशन अभी चल रहा है भारत का, और हम अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में इसे अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं तो जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी करंट अफेयर्स का सेशन आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी किसने करवाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर वज्रयान या फिर तंत्रयान बौद्ध धर्म का जो विषय है उसे पढ़ाया जाता था, है ना? ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म के किस शाखा की पढ़ाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कराया जा रहा है? तो वो वज्रयान या फिर तंत्रयान है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, है ना? याद रखना है इन सभी चीजों को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन थे पाल साम्राज्य के दौरान? तो अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है आपको। और इसे नष्ट किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कमांडर था बख्तियार खिलजी, उसने इसे नष्ट कर दिया था 1298 ईस्वी में, है ना? 1298 नहीं, शायद ये 1198 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गीत गवई को। गीत गवई चर्चा में था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और मॉरिशस में आपको पता है कि भोजपुरी भाषा के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने जो है स्वागत किया था हमारे प्रधानमंत्री का गीत गवई के द्वारा। गीत गवई चर्चा में है। गीत गवई क्या होता है? तो एक विवाह पूर्व समारोह है जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गीत गवई को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा वो वर्ष था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को। तो विनोद कुमार शुक्ल, जिनका कि अभी कुछ ही दिन पहले निधन हो गया, करेंट अफेयर्स के सेशन में हमने बहुत अच्छे से इसे डिस्कस किया था। तो विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और इन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में यह सबसे उच्च सम्मान है जो दिया जाता है किसी साहित्यकार को, है ना? ये सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। और ये भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1965, 1965 से, है ना? प्रारंभ में ये भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें ही सर्वश्रेष्ठ रचना को दिया जाता था, लेकिन 2013 में अंग्रेजी भाषा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब अंग्रेजी भाषा के जो साहित्यकार हैं उन्हें भी ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य कि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, किसी और को नहीं। अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने करंट अफेयर्स के सेशन में, और अगर आप करंट अफेयर्स का सेशन अच्छे से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे विनोद कुमार शुक्ल को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दी गई थी। उनकी रचना का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भारत के कुछ पारंपरिक 9 वर्ष की बात की गई है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, वर्ष का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किन से संबंधित है। तो जैसे ये चैत्र शुक्ल आदि वर्ष का नाम देगा तो ये हिंदू नव वर्ष है जो कि शुरू होता है आपका विक्रम संवत के साथ। चैत्र महीने से शुरू होता है। हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसा होता है ना महीना, तो चैत्र के महीने से शुरू होता है हिंदू नववर्ष। अगला एक है उगादी। उगादी किसका नववर्ष है? तेलुगु नववर्ष है। जो तेलुगु भाषी लोग हैं, तेलुगु संस्कृति के लोग हैं, उनका जो न्यू ईयर होता है उसे उगादी नाम दिया जाता है। गुड़ी पड़वा आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र और गोवा के लोगों के लिए है ये, है ना? तो मराठी नववर्ष है गुड़ी पड़वा। फिर है आपका चेटी चंड। चेटी चंड जो है ये सिंधी समुदाय का नए साल का शुरुआत होता है आपका चेटी चंड से। ठीक है, अगला है साजिबू चेईरा ओबा। बहुत महत्वपूर्ण, अगर मेरी बात माने तो साजिबू चेईरा ओबा को आप लोग
वीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसे मार्क कर लें आप। साजिबू चेइरा ओबा ये मैतेई नौ वर्ष का प्रतीक है और मैतेई और कुकी समुदाय में मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था बहुत सारे समय से, है ना। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि साजिबू चेइरा ओबा किस समुदाय का नव वर्ष माना जाता है, तो वो है मैतेई नव वर्ष। मैतेई जनजाति जो है उसका न्यू ईयर माना जाता है साजिबू चेइरा ओबा को, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। मार्च अप्रैल के महीने से ये शुरू होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये था मार्च महीने का 2025 करेंट अफेयर्स का जो मैगजीन है उससे हमने डिस्कस किया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे सेशन को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारा अगला सेशन आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।